गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं ज्ञान प्रकाश अनअकैडमी पर संविधान के साथ। आप जैसा कि पिछले कई क्लास से देख रहे हैं कि संविधान के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और अभी मैं एक ब्रीफ ले रहा हूं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सभी पार्ट पर। आप लोग लगातार बने हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। बहुत छात्रों का कमेंट भी आता है, लोग 1 घंटे की डिमांड भी कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं चाहिए। ये तो मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि एक इसका एवरेज स्टडी बता रहा हूँ। हम लोग वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर हैं और मैं आपको अनअकैडमी पर अपने शहर गया सिटी से पढ़ा रहा हूँ बीपीएससी विंग में। अगर आपको यूट्यूब पर सर्च करने में लिंक को लेकर परेशानी होती होगी तो आप अनअकैडमी बीपीएससी ज्ञान प्रकाश टाइप करके सर्च करेंगे। अनअकैडमी बीपीएससी ज्ञान प्रकाश, सारी क्लासेज वहाँ आपको मिल जाएंगी। लगातार क्लासेज हैं, पर एवरीडे क्लासेज हैं। उसके बाद जब हम लोग टॉपिक के विश्लेषण पाएंगे तो हम वहाँ पर आपके साथ लैपटॉप के साथ आपके क्लास पर एक लंबी परिचर्चा के साथ होंगे 1-1 घंटा। आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे और स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। सभी लोग अभी तक जुड़ गए हैं, सभी को धन्यवाद आपका समर्थन और सपोर्ट के लिए। मैं आपसे बस यही चाहूँगा कि अधिकतम लोगों तक फ़ायदा पहुँच सके, इसलिए इस क्लास को आप जितने स्टूडेंट के पास आप शेयर कर सकते हैं, ताकि कम से कम लॉकडाउन में एक पृष्ठभूमि तो बने। एक जनरल स्टडी का पेपर जो छात्र नहीं आ पाते थे, कम से कम इस फ्री क्लास के माध्यम से वो एक उनकी समझ विकसित हो जाएगी, उनके पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ तक कि सीबीएसई के जो बच्चे हैं, जैसे 8th क्लास में सिटीजनशिप बहुत अच्छे तरह से, 8th क्लास में 7th या 8th में सिटीजनशिप बहुत अच्छे तरह से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट भी दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी के थ्रू जाएं, बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है, आप उस पर काम करें और एनसीईआरटी वही पुस्तक जो 7-8 में पढ़ाई जाती है, उससे आईएएस तक का एग्ज़ाम दिया जाता है। तो हम आते हैं अपने इस क्लास पर, जो हमारा लगातार क्लास चल रहा है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और हम जानते हैं कि वी हैव 22 पार्ट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स, और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 22 पार्ट्स के बारे में। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, है ना। और फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन जो 3rd पार्ट है ना, 3rd पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन deals with the provision of fundamental right in our constitution। तो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3rd में है, और आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन को डिराइव किया, फंडामेंटल राइट को डिराइव किया गया। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक, मतलब 12 से अनुच्छेद 12 से उठाइए तो 35 तक आपको मौलिक अधिकार की चर्चा है। बहुत ही महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है, सबसे ज़्यादा पूरे संविधान में इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वो चीज़ है जो पूरे डेमोक्रेसी का वो आधार है। अगर पूछा जाए कि लोकतंत्र का आधार क्या है, तो फंडामेंटल राइट। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का बेस क्या है, पिलर क्या है, तो वो है फंडामेंटल राइट। क्यों कि यही, देखिए, शासन में 2 चीज़ें होती हैं, एक पावर है और दूसरा आम जनता। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि हमने डेमोक्रेसी को चुना है, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव की व्यवस्था जो डायरेक्ट जनता के द्वारा इलेक्ट हो, डायरेक्ट उस देश के सिटीजन के द्वारा इलेक्ट होकर वो इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, और बिहाफ ऑफ द सिटीजन वो अपना वर्क करते हैं। हमारे तरफ से हमारे शासन को चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, रूल एंड रेगुलेशन को बनाने के लिए वो वर्क करते हैं, और फिर वही कानून, लॉ हमारे ऊपर इन्फोर्स होता है। तो सबसे बड़ी बात है, आप समझिए कि अगर ताकत किसी को दे दीजिए, एक हाथी को आप पावर दे दिए और इतना ज़्यादा पावरफुल वो एलिफेंट हो जाता है, और उसका अगर कोई कोचवान न हो, अगर उसको कोई कंट्रोल करने वाला न हो,
तो फिर हाथी इतनी तबाही मचाएगा जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो सकता था। यही राजतंत्र में होता था। राजा के पास अथाह ताकत होती थी, शक्तियों का असीमित स्वामी होता था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर उसके पास होता था। वो मिलिट्री हेड ऑफ द मिलिट्री जनरल होता था, वो एग्जीक्यूटिव का हेड होता था, जुडिशरी का हेड होता था, वही लेजिस्लेचर होता था। तो उस मोनार्की पर, उस किंगडम पर, उस राजतंत्र को कंट्रोल करने वाला ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं था जो राजा को कंट्रोल कर सके, और जो राजा जो था किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो सकते थे। तो किसी भी प्रकार से जो हमारे मोनार्की थी, है ना, दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनी वन, एनी इंस्टीट्यूशन। ये सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर राजतंत्र था तो वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था। उसी तरह से जब डेमोक्रेसी का निर्माण हो गया, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का निर्माण हुआ, संसद का निर्माण हुआ, विधानसभा का निर्माण हुआ, कार्यपालिका का निर्माण हुआ, एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव का निर्माण हुआ। अब बताइए, कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव, मैं टर्म दोनों ले लूंगा, आप दोनों मीडियम में है उसको समझ सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो एग्जीक्यूटिव, मैंने एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट भी हैं। अगर नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, देश के संघीय कार्यपालिका के प्रधान कौन है, तो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अगर रियल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव पूछा जाए तो आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है। और अगर रियल हेड में अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहता तो वो भी रहता, उस पर हम चर्चा करेंगे, फिलहाल उधर में नहीं जाना है। तो जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, और इनके पास हमारे कंट्री की जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे रूल एंड रेगुलेशन इन्फोर्स करवाना हो, विधि का शासन स्थापित करना हो, रूल ऑफ लॉ हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, एयर फोर्स हो, आपके पास बैंकिंग सिस्टम हो, एवरीथिंग, जितनी चीजें हैं सबका मालिक प्राइम मिनिस्टर होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इनके पास तो अथाह शक्ति है। तो फिर ये तो ऑटोक्रेट हो सकते हैं, निरंकुश हो सकते हैं, ये मनमाना कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जनता को अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए हम इंडिविजुअली हम प्रोटेक्टेड हो सके, हमारे साथ इनजस्टिस न हो, हमारे साथ कोई मनमाना न कर सके। इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठी, जब हमारे संविधान सभा जब बैठी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बैठी 1946 में 9 दिसंबर 1946 के उसका जब फर्स्ट मीटिंग हुआ, और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना प्रारंभ किया, तो उन्होंने सोचा कहीं ये देश जर्मनी न हो जाए, कहीं ये देश नॉर्थ कोरिया न हो जाए। इसलिए ऐसी कौन सी सिस्टम हो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल कर सके, उसको लिमिट कर सके, उसको रिस्पॉन्सिबल बना सके, उसको टू द पीपुल बना सके। ऐसी कौन सी सिस्टम हो सकती है जो सरकार को भी कंट्रोल करे? तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही गहन विचार मंथन हुआ, एक बहुत ही इंक्लूसिव डिबेट हुआ, और इस इंक्लूसिव डिबेट के माध्यम से मैग्ना कार्टा से लेकर 1215 से लेकर ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन 1789 होते हुए, और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट 1791 में, जो 1791 में बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 10वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को शामिल किया गया। 1791 में अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को शामिल किया गया, जिसे बिल ऑफ राइट के रूप में जाना गया। उसके पहले ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में 1789 में इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, समानता, बंधुता जैसे फंडामेंटल राइट जैसे अधिकारों का नारा लग चुका था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी, है ना, फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार, जनता की बेसिक राइट्स, हम एक ह्यूमन बीइंग की बेसिक राइट क्या होने चाहिए, एक उसको रिलीजन की इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, एक उसको थॉट होना चाहिए, एक उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर ऑल होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए,
प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ होना चाहिए। ये सारी चीजें देखी गई और उसको प्रोटेक्ट करने वाला जनता के हमारे राइट्स को अगर दे दिया जाए और प्रोटेक्ट करने वाला न हो तो फिर इस राइट का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए फंडामेंटल राइट के एक और फीचर है, एक और बेहतरीन विशेषता है कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। यह मौलिक अधिकार न्यायपालिका के द्वारा लागू करवाई जाती है और इसकी रक्षा भी न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। इसलिए फंडामेंटल राइट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही नहीं बल्कि इंटायर वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन का अगर उठा लीजिए तो उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर होता है, आधारभूत ढांचा होता है, जिसके आधार पर उस देश की सत्ता टिकी हुई होती है, जिसके आधार पर उस देश के नागरिकों की स्वतंत्रता होती है। देखिए चीन में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ आपके फंडामेंटल राइट बहुत ही लिमिट है, लेकिन अमेरिका में फंडामेंटल राइट है। हमारे देश में भी हमें बोलने का अधिकार है, हमें पूजा पाठ करने का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमें राइट टू इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है। हम किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हैं, हम किसी का भी वर्शिप कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता और न ही हमारा कोई राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का अधिकार है। और ये फंडामेंटल राइट का इतिहास भी लोकतंत्र के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एवोल्यूशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, वो दोनों एक साथ दोनों आंदोलन में रहे और दोनों का एक साथ विकास हुआ। तो इस रूप से अगर फंडामेंटल राइट के ऊपर हम चर्चा करें, क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, एक सिस्टमेटिक, बस इतना ही समझ लीजिए। अगर एक लाइन में आपको मैं अगर कोई पूछ दे कि फंडामेंटल राइट, देखिए बुक्स में भी डिफिनेशन होते हैं, लेकिन आपको ऐसे लिखना पड़ता है बीपीएससी में, आईएएस में, फिर आपको इंटरव्यू का पेपर है और जनरल स्टडी के सभी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर हो गए, बहुत सारी चीज़ों में है कि आपको फंडामेंटल राइट के यूज़ होता है। आईएएस के पेपर में तो इसकी बहुत सारी व्याख्याएं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट तो लगभग लगता है कि जितने भी केस आज तक सुप्रीम कोर्ट में गए वो लगभग फंडामेंटल राइट्स के हैं, लगभग केसेस फंडामेंटल राइट का। और सुप्रीम कोर्ट ने जितने फंडामेंटल राइट के ऊपर वर्डिक्ट दिया, मुझे नहीं लगता और किसी टॉपिक पर उसने दिया होगा। इसलिए लगातार एवोल्यूशन के दौर से फंडामेंटल राइट गुजर रहा है। आर्टिकल 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस आर्टिकल प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या है, इसके मीनिंग करने में सुप्रीम कोर्ट लगातार 70 साल से आज तक इसका एक्सटेंशन कर रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। और बीपीएससी के मेंस के पेपर में तो डायरेक्ट यही आ गया कि आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट के प्रोविजन के बारे में चर्चा करें। और आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन के द्वारा इसका कहां तक विस्तार किया है। और मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के मेनका गांधी केस में, केशवानंद भारती केस में, गोपालनम केस में, बहुत सारे केस में, यहाँ तक कि आपको फ्रेश एयर लेना भी आपको फंडामेंटल राइट है। ट्रिब्यूनल के केस में भी जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया, तो आर्टिकल 21 का विस्तार बहुत हो चुका है। वो अपने आर्टिकल 21 अपने आप में ही एक पूरा चैप्टर है, पूरा फंडामेंटल राइट है। आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको 53, 59 या किसी में है 62 में आप डायरेक्ट लिखा हुआ कि फंडामेंटल राइट के ऊपर चर्चा करें। और आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने कहां तक विस्तार दिया है, मतलब 21 को की एक्सप्लेनेशन कब कब और किस किस ढंग से किया है। बहुत एक इंटीग्रेटेड टॉपिक है, जो कि मेरा एक अभी ब्रीफिंग चल रहा है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम अभी उधर नहीं जाएंगे, नहीं तो अब बहुत सारा है। आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक एक एक आर्टिकल पर चर्चा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर चर्चा करेंगे और इसका जो पार्ट है इंक्लूसिव, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कि हाँ, मैं बोला एक लाइन में अगर डिफिनेशन दिया जाए तो क्या है, तो देखिए फंडामेंटल राइट क्या है। तो फंडामेंटल राइट अगर संवैधानिक और टेक्निकल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में इसका अगर बताया जाए, इसके फीचर को, इसके विशेषता को, डिफिनेशन को, तो हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट वह है जो जनता के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और सरकार के शक्तियों को लिमिट करता है। फंडामेंटल राइट वह है जो जनता के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है और सरकार के शक्तियों को सीमित करता है। अर्थात
ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कोई हमारे साथ इंजस्टिस नहीं कर सकता है, चाहे वह इंडिविजुअल हो या वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, डीएम हो या सिपाही हो। देखते एक आपको अगर कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि एक होमगार्ड के जवान को एक बहुत बड़ा ऑफिसर उसको कान पकड़ के वर्दी में उसको उठक बैठक करवा देता है। एक होमगार्ड जो दैनिक भत्ते पर जॉब करता है, क्यों? उसको उठक बैठक करवाने के बाद उस थाने के थाना प्रभारी को भी सस्पेंड किया जाता है और बिहार उस पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा चयनित उस ऑफिसर को भी सस्पेंड किया जाता है। एक होमगार्ड के जवान को केवल उठक बैठक कराने पर 2 बड़े अधिकारियों को निलंबित किया जाता है। ये हमारे फंडामेंटल राइट है। ये हमारे क्यों कि एक व्यक्ति का अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा, उसकी डिग्निटी, उसकी इंडिविजुअल डिग्निटी, वह भी आपको फंडामेंटल राइट के अधीन आर्टिकल 21 के अधीन आता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मतलब इज्जतपूर्ण जीना, उसके जीवन की सुरक्षा, गरिमापूर्ण जीवन, रेस्पेक्टफुल लाइफ के बारे में आर्टिकल 21 कहता है। और उसको उठक बैठक कराना कि मतलब उसके प्रतिष्ठा पर, उसके इंडिविजुअल रिस्पेक्ट पर कहीं न कहीं ये एक्टिविटी अगेंस्ट लॉ थी और लॉ तोड़ने की इजाजत हमारे देश में किसी को नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 41 के तहत है कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन हमारे यहाँ है। तो इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो एक बहुत बड़ा उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत समस्या प्रॉब्लम हुई कि किसे इसका चेयरमैन बनाया जाए फंडामेंटल राइट कमेटी का। तो फंडामेंटल राइट कमेटी का चेयरमैन लास्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, क्योंकि वो बहुत पहले जब कांग्रेस का सेशन हुआ था 1931 में कराची अधिवेशन, कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन कराची बाय 1931, उसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का पूरा एक डिजाइन कराची सेशन में कांग्रेस का उन्होंने कराची में पेश किया था और अंग्रेजों से डिमांड की थी कांग्रेस के मंच से कि हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिया जाए। लेकिन अंग्रेज तो 200 साल तक भारत पर शासन करते रहे। वो कैबिनेट मिशन लेके आ गए, क्रिप्स मिशन लेकर आ गए, अगस्त रेजोल्यूशन भी उन्होंने, अगस्त ऑफर भी दिया, अंत में उन्होंने देश हमें दे दिया। इतना इंपॉर्टेंट है, उन्होंने हमें देश दे दिया, लेकिन उन्होंने क्या नहीं दिया? तो हमें फंडामेंटल राइट नहीं दिया। क्यों? कि फंडामेंटल राइट्स जनता के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है और सरकार की शक्तियों को लिमिट करता है। अर्थात अंग्रेज की जो शक्ति थी, उनके पावर थे, उनके रूल, उनके जो अनैतिक कार्य थे, तो अंग्रेजों को वो लिमिट करता और जनता को सुरक्षा देता। तो ऐसे अंग्रेज क्यों करते? जिससे उनके हाथ बन जाए और जनता थोड़ी स्वतंत्र हो जाए। अंग्रेजों को तो लूटना था, उनको तो एक्सप्लॉयटेशन करना था। इसलिए वो याद रखिए कि 200 साल के शासन के दौरान और 1885 से फ्रीडम स्ट्रगल होने के बावजूद उन्होंने लगभग बहुत सारे कानून दिए। 1935 का एक्ट जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का 70 पार्ट्स कवर करता है, 1935 का एक्ट भी दे दिया, लेकिन अगर क्या नहीं दिया तो फंडामेंटल राइट नहीं दिया। ये रिमार्केबल फीचर है कि आखिर ऐसा क्या था फंडामेंटल राइट में जो अंग्रेजों ने पूरा देश दे दिया लेकिन ये नहीं दिया? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड बाय कोर्ट, प्रोटेक्टेड बाय जुडिशरी, ये इन्फोर्स करवाया जा सकता है जुडिशरी से, और जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट काम करेगा उसके खिलाफ कोई न कोई कानून के द्वारा सजा होती। तो ये इसकी ताकत थी। तो इस तरह से फंडामेंटल राइट का देखते ट्रेडिशनल डेवलपमेंट ब्रिटेन से होता है 1215 में, जब मैग्ना कार्टा, वहाँ के महाराज पहले बता चुके हैं, जॉन ने जब अपने देश के जनता को कुछ राइट्स दिए और वह राइट्स पहली बार है ना, मानव ह्यूमन राइट्स, वह राइट्स पहली बार दिया गया, इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा गया, महाधिकार पत्र। तो जनता का पहली बार राजतंत्र के जमाने में, मोनार्की किंगडम के जमाने में जनता को पहली बार कोई राइट मिला था, तो जॉन के द्वारा 1215 में 1215 में। इसलिए फंडामेंटल राइट के ऊपर जब एक उसका डिबेट होता है तो उसकी प्राचीनता, उसके बिगिनिंग पॉइंट अगर कहीं ढूंढा जाता है तो वह बिगिनिंग पॉइंट है 1215 ब्रिटेन से शुरू होता है। और ये पहली बार वर्ल्ड के इतिहास में था कि एक राजतंत्र के मोनार्की के सामने, किंगडम के सामने पहली बार जनता को उसके कुछ अधिकारों की गारंटी दी गई, और वह अधिकार थे उनके कुछ राइट्स। और पहली बार इस तरह से एक कानून के द्वारा जनता को सुरक्षा मिली और उसके सरकारी अमला के जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन, राजतंत्र के जो इंस्टीट्यूशन थे, उनसे जनता को सुरक्षा मिली और उस इंस्टीट्यूशन के राइट, अधिकार, उनके पावर को पहली बार लिमिट करने का प्रयास किया गया। ये जॉन महान
जॉन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसलिए मौलिक अधिकार का अगर पहला पॉइंट कहीं से डिस्कस किया जाता है तो 1215 में ब्रिटेन से जब जॉन ने जनता के अधिकारों को दिया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया, महाधिकार पत्र। तो इस तरह से अगर अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में किस भाग को, किस पार्ट को, किस फीचर को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाएगा? तो वो चूंकि राइट से संबंधित है, और राइट से संबंधित हमारा बात कहाँ, पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 आर्टिकल्स तक फंडामेंटल राइट है। इसलिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट क्या कहलाएगा? पार्ट 3, या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा क्या कहलाएगा? पार्ट 3 या 12 से लेकर 35 तक, या मौलिक अधिकार। फिर जाके 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा समानता और स्वतंत्रता और बंधुता, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, फ्रीडम, ये नारे लगाए गए और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आगे चलकर फंडामेंटल राइट को शामिल किया गया। और इसमें एक और कदम था कि 1789 में ही ह्यूमन राइट्स की घोषणा की गई थी। पहली बार ह्यूमन राइट्स की डिक्लेयर कहाँ किया गया था? वो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1789 में पहली बार ह्यूमन राइट को डिक्लेयर किया गया। और इस तरह से पहली बार मानव अधिकार अगर लीगल रूप में देखिए तो 1789 में था, जो ह्यूमन राइट के रूप में था। फिर चलकर अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन में फंडामेंटल राइट का जिक्र नहीं था, लेकिन बाद में चलकर 10th अमेंडमेंट के दौरान 1791 है ना, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में उसके 10वें संविधान संशोधन के द्वारा 1791 में अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट, इसके नाम से बिल ऑफ राइट के नाम से अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट को ऐड किया। आगे अगर चलते तो फिर आपको भारत में पहली बार फंडामेंटल राइट की डिमांड 1895 में की गई थी। 1895 में जब अंग्रेजों का शासन था, इस समय सबसे पहली बार भारत में फंडामेंटल राइट की मांग की गई, जिसका टाइम था 1895। उसके बाद 1925 में कॉमनवेल्थ बिल पेश करते समय एनी बेसेंट में, जो कि एनी बेसेंट एक खुद आयरलैंड की महिला थी, खुद एक तरह से आयरलैंड भी अंग्रेजों का एक कॉलोनी था, तो कह सकते हैं कि एक अंग्रेज थी। तो 1925 में एनी बेसेंट ने फंडामेंटल राइट की मांग की गई, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी, इसलिए उनका एक दबदबा था, अंग्रेज थी इसलिए दबदबा था। तो उन्होंने कॉमनवेल्थ बिल के माध्यम से फंडामेंटल राइट की मांग की। आगे चलकर 1928 में जब हमारे यहाँ साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन का आप याद रखिए, भगत सिंह के जब भी फिल्म देखते हैं तो गो बैक साइमन का नारा लगता है। तो साइमन कमीशन भारत में एक नए लॉ मेकिंग को लेकर आया था, लेकिन उसका इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि उसी कमेटी से जुड़े एक जो सचिव थे ब्रिटेन में थे, बर्कनहेड, उन्होंने भारतीयों को चैलेंज दिया था कि अगर आप में कैपेसिटी है तो आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दीजिए जिसे हम अडॉप्ट कर लेंगे, आपको देंगे, लेकिन उससे शर्त कंडीशन यह था कि भारत की सभी पार्टियां और सभी लोग और हर तरह के कौम, हर तरह के संप्रदाय के लोग सहमत हों। और इसी चैलेंज को मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया था, और कांग्रेस पार्टी ने मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में एक कमेटी गठित की थी, जिस कमेटी का नाम था नेहरू कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे, जिसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और 10 मई 1928 को ये मोतीलाल नेहरू कमेटी का गठन हुआ। याद रखिए मोतीलाल नेहरू थे। तो इसका, और इन्होंने 10 अगस्त 1928 को रिपोर्ट दिया था, और उस नेहरू कमेटी के रिपोर्ट में भी हमारे फंडामेंटल राइट की जिक्र थी। हमने अंग्रेजों से वी डिमांडेड द फंडामेंटल राइट बाय नेहरू कमेटी विच वाज पब्लिश बाय 10 अगस्त 1928। तो इस तरह से नेहरू कमेटी के द्वारा भी हमें मांग की गई। फिर आगे चलकर जब अंग्रेजों का जुल्म जलियांवाला बाग से लेकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सब अवज्ञा आंदोलन को कहते हैं, जब इतनी बड़ी जब क्रांतियां होने लगी, रेवोल्यूशन होने लगा, तब जाके कांग्रेस ने अपने सेशन से, ओपन मंच से, कराची सेशन से 1931 में, जिसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 1931 में कराची सेशन से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फंडामेंटल राइट की मांग की।
ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि जनता का अपना कुछ राइट होना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए, उसको स्वतंत्रता के लिए, उसको सुरक्षा के लिए, उसके साथ जाति न हो, उसका एक्सप्लॉयटेशन न हो। इसलिए ब्रिटेन से वही ब्रिटेन जो फंडामेंटल राइट की जननी भी कह सकते हैं, जहां पर रूल ऑफ लॉ, जो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ हमने कहां से अडॉप्ट किया? ब्रिटेन से। और उसी रूल ऑफ लॉ की हम डिमांड किए कि हमारे लिए भी कानून वही हो जो अंग्रेजों के लिए हो। तो इस प्रकार से 1931 में हमने डिमांड किया। लास्टली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत अच्छा रिश्ता था, तो उस संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जब फंडामेंटल राइट कमेटी बनी, तो उस फंडामेंटल राइट कमेटी के चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और लगभग कई देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद हमारे देश में संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया। तो इस तरह से एक छोटा सा इसका ब्रीफ हिस्ट्री था, क्योंकि डिटेल तो हर आर्टिकल से एक अपना इसका एक क्लास है, तो मैं आगे बात करता हूं। तो फर्स्ट फंड मैं बीच में हट भी जाता हूं कि आपको अगर कुछ बाद में स्टूडेंट का डिमांड रहता है, सर बोर्ड से हट जाइए, स्क्रीनशॉट लेना रहता है, तो एक आध सेकंड के मैं बीच में हट जाता हूं, बाद में आप पॉज करके लीजिएगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में, और इसका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। पहला फंडामेंटल राइट, फर्स्ट फंडामेंटल है, राइट्स है राइट टू इक्वलिटी। फर्स्ट फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि राइट टू इक्वलिटी कितने आर्टिकल में है, तो आपको 14, 15, 16, 17, 18 लगभग 5 आर्टिकल्स में समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी कितने आर्टिकल्स के बीच लिखा गया? तो 5 आर्टिकल, 14, 15, 16, 17, 18। तो 14 से लेकर 18 जो आर्टिकल्स है वो डील्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द राइट टू इक्वलिटी। तो विधि समता का अधिकार, इसमें हम लोग देखेंगे राइट टू इक्वलिटी में कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है। आर्टिकल 15 कहेगा प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 कहेगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 ये कहेगा कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 यह कहेगा अबोलिशन ऑफ टाइटिल। 14 कहेगा विधि के समक्ष समानता। 15 कहेगा कि भेदभाव पर रोक। 16 कहेगा कि सरकारी नौकरियों में सभी की समानता। आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार को हमारा एक्सप्लॉइट न कर सके। और आर्टिकल 18 कहता है कि जो टाइटिल राजा महाराजा की थी उसको समाप्त किया जाए। तो इस तरह से हम लोग इसमें डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन समता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी इसमें 14 18। उसी तरह से राइट टू फ्रीडम इज सेकंड फंडामेंटल राइट विच वाज प्रोवाइड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और राइट टू फ्रीडम इज सेकंड फंडा एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम आर्टिकल 19 to 22। तो इस तरह से हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। थर्ड फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हमारा कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, कोई शोषण नहीं कर सकता, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, व्यक्ति हो, हमारा कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। तो इस तरह से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इस थर्ड फंडामेंटल। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो भी मेरे हमारे ये वीडियो देख रहे हैं ये समझेंगे कि ये ब्रीफिंग में कह रहा हूँ, इसलिए आप ये नहीं कहेंगे कि इसमें बारे तो बहुत बेसिक है, बेसिक ही दे रहा हूँ। मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं टॉपिक दे रहा हूँ, लेकिन बेसिक से भी आपका अगर छोटे जो एग्जाम है, एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, बीपीएससी का पीटीबी, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एकदम बेसिक है, आप घबराए नहीं। मैं एक एक आर्टिकल पर 3-3, 4-4 दिन क्लास ले सकता हूँ। आर्टिकल 12 भी लेने में 1 से 2 दिन लग जाता है। तो इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन की तरह ही समझेंगे, ये नहीं कि उसमें लगेंगे यार इसमें तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है। तो पहले ब्रेन में ये तो बैठे, हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊं, इसकी चर्चा अगर यहाँ करूंगा या यहाँ इस आर्टिकल की चर्चा अगर यहाँ करूंगा, तो जब तक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आप एक बार में नहीं समझेंगे तब तक आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच डेवलप नहीं होगा। इसलिए मैं अभी एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि किसी भी चैप्टर को, मान लो कि हम आर्टिकल 13 को और 368 से उसका रिलेशन बताएं कि आर्टिकल 13 और 368 में क्या है। तो एक 13 अगर हम यहाँ बता रहे हैं 368 के बारे में, आर्टिकल नंबर 368 अगर कुछ भी नहीं जान रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, तो 13 यहाँ पर आप नहीं समझ सकते। इसलिए मैं एक ब्रीफ ले रहा हूँ कि किसी भी जगह पर आप समझे तो ये मालूम होना चाहिए कि जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ वो क्या है। तो इस तरह से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से लेकर 24 तक, और फोर्थ फंडामेंटल है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक।
फिर उसके बाद हमारा फिफ्थ फंडामेंटल राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो है हमारे आर्टिकल नंबर 29 से लेकर 30 तक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और लास्ट फंडामेंटल राइट है संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब होता है ट्रीटमेंट, रेमेडीज का मतलब होता है उपचार। उपचार का मतलब कि अगर इस पांचों राइट को अगर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं मानता है, अगर कोई इसको लिमिट करता है, कोई इसके खिलाफ कानून बनाता है, तो इसी जो 6 नंबर फंडामेंटल राइट है, यही फंडामेंटल राइट हमें प्रोटेक्ट करता है। यही फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करता है। कैसे? क्यों कैसे? तो ये है कि आर्टिकल नंबर 32 हमें ये राइट्स देता है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन, प्राइम मिनिस्टर हो या मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी अगर हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई कानून जारी करता है, तो आर्टिकल नंबर 32 प्रोटेक्ट अस, हमें ये सुरक्षा देता है कि अगर केस फंडामेंटल राइट इन पांचों में से किसी का हो, तो मैं अपने फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए डायरेक्ट मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आपको फंडामेंटल राइट का केस है तो देन एंड देयर 2 दिन में भी, 7 दिन में भी, 1 घंटे में भी वो केस की सुनवाई हो सकती है। अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो आर्टिकल नंबर 226 को लेकर आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। ऐसे आपको नॉर्मल केस, लड़ाई झगड़ा जो नॉर्मल, जो फंडामेंटल राइट नहीं है, उसको अगर उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाने में 10 साल लग जाएगा, चैनल बाय चैनल जाइएगा। लेकिन अगर द केस रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट, देन डायरेक्ट गो थ्रू आर्टिकल 32 टू द सुप्रीम कोर्ट। ये डायरेक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचाया था आर्टिकल नंबर 32। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दिया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अंतिम लास्ट जो फाइनल एनालिसिस करता होगा, फाइनल जो एनालिसिस करेगा वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो कोई भी सरकार कुछ भी कानून बना दे, अगर वो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट के राइट है आर्टिकल 32 के द्वारा उस केस को एग्जामिन करके क्या सही है क्या गलत का डिसीजन ले सके। अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट, अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, उससे विसंगति रखता हो, उससे नेगेटिव इफेक्ट डालता हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को जीरो इनवैलिड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके उसको रद्दी के टोकरी में डाल दे सकता है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने